हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने यहाँ पे जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में अभी तक जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उनमें हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। यहाँ पर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, डायग्राम पढ़ा है, यहाँ पे पार्ट्स हमने देखे हैं। और जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है और हम बात कर रहे थे फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की है, ठीक है। ये जो आपकी इमेजेस हैं, ये जो हार्मोनल सिक्रीशन आपको दिखाया गया है, ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ये यहाँ पर है गेमिटोजेनेसिस की, गैमेट का फॉर्मेशन एक्चुअली में होता कैसे है, ठीक है। तो ये गेमिटोजेनेसिस है जिसमें डायग्रामेटिक वे में और लाइन डायग्राम दोनों में हमने समझा है, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल की जो थ्योरी दी गई है वो इस थ्योरी को बताता है। ये जो लाइन डायग्राम आपका है, तो आप यहाँ पर जो हार्मोनल कंट्रोल है वो इस प्रकार से बनाएंगे तो ज़्यादा इजी है, लिखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा और समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये हार्मोनल कंट्रोल की बात थी। देन स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट आपको यहाँ पे घर के लिए दिया गया था। हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए। अच्छा, हमने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि मेल में टेस्टिस था, तो फीमेल में यहाँ पे ओवरी होती है। ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी जो है वो फीमेल में पाई जाती हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब आपने पढ़े हैं, 3 पार्ट्स आपने पढ़े हैं, स्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, उस पर लगी हुई फिम्ब्रे, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस की 3 कवरिंग पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम है, ये बर्थ कैनाल है यहाँ पे। ये सारी चीजें हमें डिस्कस की, ठीक है। अब देखो आपने क्या क्या पढ़ा है। देखो सारी चीजें हम रिवाइज अगर एज इट इज करते हैं तो हमारा टाइम रिविजन में ही चला जाएगा। उसमें जस्ट आपको टॉपिक दिखा रही हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बता रहा है कि प्राइमरी ऑर्गन जो है वो ओवरी है, सेकेंडरी ऑर्गन जो है वो डक्ट सिस्टम होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब से बना है, यूट्रस है, और ये जो बर्थ कैनाल है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और मेमोरी ग्लैंड है, तो ये सब मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद हमने ओवरी के बारे में बात की। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ओवरी जो है, ओवरी, ठीक है। ओवरी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ओवरी प्राइमरी ऑर्गन है, यहीं पे मेल फीमेल गैमेट का, नॉट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो आपको ये बोला गया कि ओवरी जो स्मॉल होते हैं, ओवल शेप में यहाँ पर होते हैं, इन्हें प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है। फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है और फीमेल गैमेट को ओवम या एक्सेल कहा जाता है, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन्स जो है वो भी ये सिक्रीट करते हैं। इनकी अगर लेंथ बोले तो 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ यहाँ पर होती है। ये पेल्विस वॉल से अटैच्ड होते हैं, पेल्विस वॉल एंड यूट्रस वॉल, यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, इनकी लिगामेंट की सहायता से, ठीक है। अब जो ओवरी है यहाँ पर, आपने कहा कि वो एपिथेलियल लेयर से प्रोटेक्ट यहाँ पे रहती है, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रोमा है वो पोर्शन पाया जाता है। ओवेरियन स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो ये 2 रीजन में यहाँ पे डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? पेरिफेरल और जो यहाँ पर आपने कहा इनर मेडुला होता है, क्लियर है। तो देखो हमने बोला the ovaries are protected by a thin epithelium which encircles the ovarian stoma। ये जो आउटर कवरिंग है इसकी बात कर रहा है कि ओवरी की आउटर कवरिंग जो है एपिथेलियम से बनी हुई रहती है। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है आपने, एनिमल टिश्यू जब पढ़ा था, और उसका फंक्शन ही ये है कि ये क्या करता है, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देगा, कवरिंग करेगा, लाइनिंग करेगा, सिक्रीशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ऐसी जो चीजें हैं वहां पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है किसको, ओवरी को। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा वाला पोर्शन होता है। अब स्ट्रोमा क्या है, देखो ये पूरा स्ट्रोमा है। हमने कहा स्ट्रोमा क्या है, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, ठीक है। ये जो स्ट्रोमा है ये 2 रीजन में होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स ये जो है और इनर मेडुला ये जो है, 2 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। कौन, ओवरी।
फिर हमने बात की ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, इन्फंटिबुलम, फेमरी, एम्प्यूलास, थमस, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। यूट्रस के बारे में हमने बात कर ली है। सर्विक्स और बर्थ कैनाल हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया हमने यहाँ पे पढ़ लिए है, ठीक है। और वॉल्स ऑफ यूट्रस भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे oogenesis के बारे में। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है। oogenesis जो है ओवम से आया है, ओवम का जो फॉर्मेशन है उसको oogenesis कह रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अभी तक की जो बातें हैं, चाहे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की हो, वो क्लियर होने चाहिए। डायग्राम आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए। यहाँ तक की बातें जल्दी से आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे जो आपने नोट्स बनाए हैं। चलिए, इसकी बात क्लियर है। अब यहाँ पे oogenesis की बात करते हैं, और oogenesis कहाँ पे शुरू हो रही है, ओवरी में हो रही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बताता है यहाँ पे oogenesis में हमें क्या बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis, यानी कि एक मेच्योर, ये परिपक्व फीमेल गैमेट या मादा युग्मक के निर्माण को हम oogenesis कहते हैं। दिस इज It is introduced during the embryonic development stage. At this stage, a few million gamete mother cells or oogonia are formed in the fetal ovary. After birth, no more oogonia formed or added. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बात की थी कि जब कोई फीमेल अपनी मदर के वूम में होती है, अपनी माता के गर्भ में होती है, तो उसी टाइम से उसकी जो ओवरी है, उसकी ओवरी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है, ये सीधे ओवरी बनाते हैं। जब ये इसकी ओवरी है, अब ये समझ में आ गया ना। ओवरी का मतलब कि जब कोई फीमेल या कोई जो यहाँ पे बच्ची है, जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होगा तो वो अपनी माता की गर्भ में है, और तब से उसकी ओवरी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से होता है। यानी कि भ्रूणीय अवस्था में जब भ्रूणीय विकास चल रहा था, तब से फीमेल की जो ओवरी है उसमें गैमेट फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसा नहीं कि तब से स्टार्ट हो जाता है और होता ही रहता है, नहीं। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से गैमेट बन गया। आपको पता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज आती है, दूसरी से तीसरी, ऐसे ही स्टेजेस बनती रहती हैं। तो यहाँ पे एक या दो स्टेजेस होती हैं, और जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे फीमेल का बर्थ होता है, जैसे ही यहाँ पे बर्थ होता है, वैसे ही आपने कहा कि जो गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन अब नहीं होगा, ठीक है। बर्थ के बाद यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब फ्रॉम बर्थ टू, जब जो बच्चा है वो, यानी कि जो फीमेल है वो 11 to 13 ईयर में आती है, जिसको हम एडोलेसेंस या टीनेज कहते हैं, या किशोर अवस्था कहते हैं। जबकि 11 से 13 वर्ष की उम्र में आती है, और जब प्यूबर्टी हिट करती है, जब यहाँ पे क्या होता है, किशोर अवस्था आती है, तब ये जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट होती है। मतलब ये समझे आप, मतलब मतलब आप ये समझे कि गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया था, लेकिन जैसे ही जन्म होता है, जो गर्ल होती है, जो यहाँ पे बेबी गर्ल होती है, जैसे ही उसका बर्थ होता है, जैसे ही उस नवजात का जन्म होगा, वैसे ही गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। और ये स्टॉप, ये तब तक स्टॉप रहते हैं जब तक कि प्यूबर्टी हिट नहीं कर जाती। जैसे वो किशोर अवस्था में प्रवेश करेगी, वैसे ही आपने कहा कि ये जो गैमेट फॉर्मेशन की जो जो रुकी हुई प्रोसेस थी, वहीं से आगे बढ़ती है, जहाँ पे स्टॉप हुई थी वहीं से ये आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अच्छा, ये भी डिफरेंस ध्यान में रखना, जब हम मेल गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो जो मेल है, मेल में ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में शुरू हो गया था। मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन शुरू होता है वो किशोर अवस्था में ही शुरू होता है। ये बस फीमेल के केस में हमें बताया गया है। तो इस लाइन का मतलब समझ लो, दिस इज इंट्रोड्यूस, दिस इज का मतलब होता है oogenesis। oogenesis जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, कब होती है, इट इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज।
जब यहाँ पे भ्रूणीय विकास की अवस्था होती है तभी यहाँ पे oogenesis के प्रोसेस शुरू हो जाती है। एट दिस स्टेज अ फ्यू मिलियंस गैमीट मदर सेल्स और oogonia आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। तो इस दौरान क्या होता है यहाँ पे गैमीट मदर सेल, मदर सेल का मतलब होता है कि ये क्या करेगी, संतति कोशिकाएं बनाएंगे। गैमीट मदर सेल है यानी कि गैमीट की मदर सेल है, यानी कि मदर सेल गैमीट को बना रही है, या गैमीट मदर सेल नाम याद रखना, लेकिन oogonia करके आपके पास आएगा क्वेश्चन, जो आपसे आएंगे oogonia करके आएंगे, ठीक है। तो जो oogonia है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, और oogonia ही वो सेल है जिससे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मेल में हमने स्पर्मेटोगोनिया की बात की थी, वैसे यहाँ पे oogonia की हम बात कर रहे हैं। आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखो जो यहाँ पे गैमीट बना रही है वो oogonia है। मतलब अगर हम ओवरी की बात करें, अच्छा ओवरी का स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा ओवरी के स्ट्रक्चर में, यहाँ देखो, ये जो बाहरी जो लेयर है वो एपिथेलियल की बनी होती है। स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये मिड वाला पार्ट मेड्यूला है, ये बाहरी पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है। अब ध्यान दो, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, इस वाले रीजन में क्या होता है, कुछ सेल्स जो होती हैं, ये तो कॉर्टेक्स है और ये तो मेड्यूला है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या होते हैं, जो यहाँ पे oogonia है, कुछ सेल्स होती हैं। क्या होती है, बेसिकली कुछ सेल्स होती हैं, बस ये सेल्स ऐसी पड़ी हुई होंगी यहाँ पे, इन सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है और इनमें ग्रोथ होने लगती है। अब यहाँ पर इनकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है oogonia में, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो ये आगे चल करके डेवलप होती रहती है, और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी सेल्स बना लेती हैं जिनसे कि क्या होना है, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है। तो ये ध्यान रखो कि सिर्फ एक सेल से एक ही गैमेट बनेगा एक टाइम में, ऐसे ऐसे नहीं कि एक सेल से बहुत सारे गैमेट बनेंगे, नहीं, एक सेल से एक ही गैमेट बनते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे सेल्स बनी है, मैं सिर्फ सेल बोल रही हूँ अभी, oogonia ही बोल रही हूँ, जितनी भी oogonia, क्योंकि oogonia ही तो है, oogonia ही है जिससे क्या होगा, यहाँ पे oogonia ही है जिससे फीमेल गैमेट बनेगी, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक जो oogonia है वो डेवलप होता है और तब जाकर के यहाँ पे एक फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि जितने भी oogonia बनने थे वो कब बन जाते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही बन जाते हैं, जन्म से पहले। जो यहाँ पे बेबी गर्ल है उसके जन्म से पहले जितने oogonia बनने होते हैं उतने वो बन जाते हैं, और जैसे उनका उसका जन्म होता है उसके बाद oogonia ऐड नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये आपको लाइन बोली गई है, नो मोर oogonia फॉर्म्ड और एडेड, कोई नया oogonia नहीं बनेगा और ना ही नया oogonia जो है वो ऐड होगा, बल्कि बल्कि क्या होता है, देखो जब जन्म के बाद बहुत सारे oogonia बन जाते हैं, अभी oogonia ही बात करूंगी, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे oogonia बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, oogonia अरेस्ट भी होता है, अरेस्ट मतलब होता है कि बहुत सारे oogonia यहाँ पे डिजनरेट होने लगते हैं, यानी कि वो समाप्त होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं बहुत सारे, ठीक है। और एट लास्ट हम ये कहते हैं कि जो फीमेल होती है उसकी पर ओवरी में, पर प्रत्येक ओवरी में 60 टू 80,000 यानी कि 60 से 80,000 जो यहाँ पे फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल यानी oogonia, अभी oogonia ही समझो, जिससे क्या होगा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो 60 से 80,000 oogonia ही प्रत्येक ओवरी में रह जाते हैं, यानी कि एक ओवरी में 60 से 80,000 oogonia होंगे, दूसरी ओवरी में भी इतने ही होंगे, 60 से 80,000 oogonia होंगे। अब आप इमेजिन करो कि कितने oogonia बने होंगे, उनमें से कई सारे तो नष्ट भी हुए हैं, जैसे ही पार्चुलेशन होता है, पार्चुलेशन आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद बहुत सारे oogonia जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एट लास्ट ये जो नंबर है ये रह जाता है यहाँ पर, किसमें, ओवरी में। अब आप कहेंगे इतना हाई नंबर, यस आपने देखा होगा, अच्छा हाँ ठीक है, आप तो बड़े बच्चे हैं, आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हर मंथ में एक गैमेट का प्रोडक्शन हमारा होता है। अब हमने कहा गैमेट किससे बनते हैं, यही तो सेल्स आगे डेवलप होकर के गैमेट बना रही हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि फीमेल में जो है हर महीने एक ही गैमेट बनते हैं, जैसे मेल में हमने कहा था मिलियंस ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं, बहुत सारे गैमेट बन रहे हैं,
लेकिन फीमेल में क्या होता है कि हर मंथ में, हर महीने सिर्फ एक ही गैमेट जो है वो डेवलप होता है, मैच्योर होता है, और एज ए गैमेट हम उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, एक से ज्यादा जो सेल्स हैं उनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। एक से ज्यादा जो oogonia है वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही गैमीट होगा जो आगे चल करके डेवलप होगा और गैमीट बनाएगा, बाकी ये तीन नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक ही गैमीट बनेगा, लेकिन तैयारी जो है वो एक से ज्यादा कोशिकाएं करती हैं गैमीट बनाने की। अब सोचो कि जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है, जो मिनाक है, वो कहाँ से शुरू हुआ था। हमने कहा था 11 से 13 वर्ष, जैसे ही किशोर अवस्था आती है वहां से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक चलेगा। एक आइडियल एज अगर हम कहें तो 45 to 50 एक आइडियल एज होती है। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस की वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो हमारी बॉडी में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और इस वजह से जो मेनोपॉज है वो बहुत जल्दी भी देखने को मिल रहा है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मेनोपॉज जो है बहुत जल्दी हो रहा है। बट एक आइडल एज अगर माना जाए कि जो लास्ट पीरियड होता है या जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं, और वो होगा का 45 to 50 की एज में होगा। तो लगा लो 11-12 वर्ष की उम्र से लेकर के 45-50 वर्ष की उम्र तक हर मंथ में गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए ये नंबर हाई है, क्योंकि हमने ये बोला है कि oogonia जितने बनने होते हैं वो जन्म से पहले बन जाते हैं, उसके बाद ऐड नहीं होते हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, तो ये समझ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है अब कि क्या है, क्यों ऐसा बोला है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वहां पर ही oogenesis शुरू हो जाती है। ठीक है, और हमने ये चीजें समझ ली हैं जो कि हमारे लिए बेसिक है और नेसेसरी है। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब वापस से चलो, नेक्स्ट लाइन हमें बताती है द oogonia फॉर्म प्राइमरी oocyte form by the process of meiosis and get arrested at the stage of prophase। ये क्या कह रहा है, ये देखो। देखो ये क्या कह रहा है, oogonia जो है, oogonia में चेंजेस होते हैं और ये यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनाएंगे, और जब प्राइमरी oocyte बनाते हैं तो ये प्रोसेस यहीं पे स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मियोसिस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, मियोसिस स्टार्ट ही होती है और वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। और इसी को हम कह रहे हैं, यही तो हमने कहा था कि जो गैमेट जैसे ही पार्चुलेशन होता है वैसे ही जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। Each primary follicle formed by the primary oocyte which are surrounded by the layer of a granulosa cells। इसका क्या मतलब है अभी बताते हैं, रुको ये वाली लाइन पढ़ो आप। बिटवीन बर्थ टू प्यूबर्टी, जन्म से लेकर के और किशोर अवस्था तक, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स गेट डीजनरेटेड। बहुत ज्यादा जो फॉलिकल्स है वो डीजनरेट हो जाती हैं। कब? देखो जन्म से पहले बहुत सारे क्या बने हैं, oogonia। यहाँ पर इन्होंने क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स कह रहे हैं oogonia को, एक्चुअली में oogonia से प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने प्रोसेस पढ़ी नहीं है इसीलिए हम oogonia ही उसको कह रहे हैं। तो हमने कहा बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स है जो oogonia से ही बने हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिजनरेट हो जाते हैं, काफी बड़ा नंबर होता है। therefore there are only about 60,000 to 80,000 primary follicles available in the ovary at the time of puberty। तो यहाँ पे जब प्यूबर्टी हिट करती है एट लास्ट, यानी कि उसके बाद ऐसा नहीं कि फॉलिकल्स फिर भी यहाँ पे डिजनरेट होती रहेंगी, जितनी होनी थी उतनी हो गई है, एट लास्ट जो बचती हैं, जो रह जाती हैं, उनका नंबर है 60 से 80 हजार फॉलिकल्स जो होती हैं। अब हमें ये बात करनी कि oogonia से फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, उसके लिए आप पहले तो एक ये वाला पैराग्राफ पढ़ो और एक ये लास्ट वाला पढ़ो, बाकी की ये जो दो लाइनें हैं इनको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रीड कर लिया, आप समझो कि ये हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। देखो सबसे पहले तो बना यहाँ पे ओवरी। ठीक है, ओवरीज के जो बाहर है वो एपिथेलियल सेल है, ये जो है ये मेड्यूला है, और बाकी का जो एरिया है वो यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला आता है। अब कॉर्टेक्स में क्या है, यहाँ पे oogonia है, ये यहाँ पर है oogonia या oogonia। ये जो oogonia है ये कैसी सेल है, 2n है। 2n का मतलब समझते हैं, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सेल की बात हो रही है तो इसीलिए
कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। अब ये जो oogonia है, ये जो oogonia है, इसमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। अच्छा, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये मियोसिस नहीं है, माइटोसिस होगा। माइटोसिस स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड जब मियोसिस यहाँ पे स्टार्ट होती है तो ये क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। इसको यहाँ से समझो क्या होता है। यहाँ पे oogonia में माइटोसिस हुई, oogonia में जब माइटोसिस होती है तो ये बनाता है अब प्राइमरी oocyte। क्या नाम है इसका? ये होगा प्राइमरी oocyte। अच्छा, प्राइमरी oocyte क्या होगा? एन होगा या 2n होगा? ऑफ कोर्स ये भी 2n ही होगा, क्योंकि इसमें क्या हुई है? माइटोसिस हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है प्राइमरी oocyte में? प्राइमरी oocyte में माइटोसिस जो है, माइटोसिस नहीं, मियोसिस, मियोसिस जो है वो जस्ट यहाँ पे शुरू होने वाली थी या हो गई थी, ठीक है। ये मियोसिस है। मियोसिस में पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। मियोसिस जो है वो स्टार्ट ही हुई थी और ये प्रोफेज में रुक जाती है। देखो, मियोसिस जो आपने पढ़ा है, पी मैट करके आपने पढ़ा है क्लास 11th में, सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले स्ट्रक्चर में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये प्रोफेज में ही रुक जाती है। प्रोफेज तो स्टार्टिंग का ही है, प्रोफेज तो स्टार्टिंग ही हो रही है यहाँ पे मियोसिस की, और आपने कहा कि यहीं पे स्टॉप हो जाती है। कौन सी प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाती है? मतलब कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ी है, ये स्टॉप हो जाएगी। अब जब ये स्टॉप यहाँ पर हो जाती है तो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान चल रही हैं। यानी कि अभी जो है, जो भ्रूण है वो अपनी माता के गर्भ में है, या जो फीमेल है वो अपनी माता के गर्भ में है। मियोसिस यहाँ पे स्टॉप हो गई है, ये तो हो गई यहाँ पे स्टॉप। अब जो प्राइमरी oocyte है इसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? जो यहाँ पे कॉर्टेक्स की सेल है, कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है? ये वाला जो एरिया है ये सारा कॉर्टेक्स वाला रीजन है। अब कॉर्टेक्स का मतलब यहाँ पे जो है वो सेल्स भरी हुई होंगी। ये जो सेल्स होती हैं ये प्राइमरी oocyte के चारों ओर इसको घेरने लगती हैं। ठीक है, इसने क्या किया है? यहाँ पे प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ये जो सेल्स थी, कॉर्टेक्स की सेल थी, इनको हमने ग्रेन्युलोसा लेयर कहा है। क्या कहा है? ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं, कॉर्टेक्स की सेल होती है। और हमने कहा प्राइमरी oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल्स को दोनों को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। कहाँ पे पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल? ये देखो, ये देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे पढ़ा था आपने। आपने कहा कि यहाँ पर क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। तो ध्यान रखो, प्राइमरी फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बन जाता है। यानी कि जब जन्म होता है, तो अब हम oogonia नहीं कहेंगे, जब यहाँ पे जन्म होता है फीमेल का, उसकी ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे और इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल से आगे चल करके फीमेल गैमेट बनेगा। अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि अभी तो हमने बोला था कि oogonia जो है उससे फीमेल गैमेट बनेगा, अब हम कह रहे हैं, देखो समझो, ये आपके सामने प्रोसेस है। oogonia से ही तो प्राइमरी फॉलिकल बना है, oogonia से ही तो प्राइमरी oocyte बना है, और प्राइमरी oocyte के चारों ओर ये लेयर्स आ जाती है। तो एक्चुअली में लेयर्स तो ठीक है, लेयर्स कुछ और पार्ट्स बनाएंगे, पर जो प्राइमरी oocyte है यही आगे चल करके क्या बनाएगा? यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और इसी ने प्राइमरी फॉलिकल का क्या किया है? निर्माण किया है। अब समझो प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण कैसे हुआ, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। oogonia है, डिप्लॉइड सेल है, 2n सेल है, माइटोसिस होती है,
अच्छा ये ध्यान रखो, ये माइटोसिस हुई इसका मतलब बहुत सारी प्राइमरी oocyte बने होंगे, सिर्फ एक तो नहीं बना हुआ, क्योंकि जब बहुत सारे प्राइमरी oocyte बनेंगे तभी तो बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, और तभी तो आफ्टर डीजनरेशन यानी कि नष्ट होने के बाद भी पर ओवरी 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स रहती हैं। तो ऊगोनिया जो है उसमें जो ऊगोनिया की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या हुआ, माइटोसिस हुई और बहुत सारे यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनते हैं। प्राइमरी oocyte में म्योसिस स्टार्ट ही हुई थी, लेकिन वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि ये जो यहाँ पे प्रोसेस है ये अरेस्ट हो जाती है, मतलब स्टॉप होना कहते हैं इसको। और अब क्या होगा, प्राइमरी oocyte में डेवलपमेंट तो नहीं होता है, लेकिन इसके चारों तरफ कुछ चेंजेस आने लगता है, जो सेल्स है इसके चारों तरफ सेल्स बनने लगती हैं घेरे में। इन इन सेल्स को ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं। और अब ये पूरा स्ट्रक्चर, कौन सा पूरा स्ट्रक्चर, ये जो प्राइमरी oocyte है ये और ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है ये, इन दोनों को मिला करके प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल, अभी आगे जा करके हम बात करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ही क्लियर है तो आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगेंगी। इतनी चीजें यहाँ पे, इतनी चीजें आपको यहाँ तक बता दी गई हैं, ठीक है। चलो, अब ऐसे बहुत सारी फॉलिकल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया है, पार्चुलेशन हो गया है, जन्म हो गया है, जन्म के बाद बहुत सारी फॉलिकल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारी, यही तो बोला गया। देखो, ईच प्राइमरी फॉलिकल्स इज फॉर्म्ड बाय अ प्राइमरी oocyte, हर प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी oocyte से बनता है, विच आर सराउंडेड बाय अ लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, जो कि ग्रेन्युलोसा सेल से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है। बिटवीन बर्थ टू प्यूबर्टी लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स गेट अरेस्टेड, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो यहाँ पे नष्ट होती हैं, एंड एट लास्ट यहाँ पे 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स अवेलेबल होती हैं पर ओवम। क्लियर है? चलो अब ये डायग्राम बनाओ यहाँ पे। चलो तो यहाँ पर इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे, एक बार आप लोग रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।